देखो क्लास 9 के लिए तुम लोग का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं मैथ का ना, और वो है चतुर्भुज। चैप्टर 8 में है। 8 और 9 हमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, चलो इधर से 10 भी पढ़ना पड़ेगा, 11 भी पढ़ना है। तो 10 में ब्रीथ है और 11 में रचना है। नहीं, रचना ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो उसको आप सबसे पीछे बताएंगे। लेकिन 9, 8, 9, 10 लगातार, अच्छा 8, 9, 10 लगातार हमको पढ़ना है। चैप्टर 8 में है चतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चतुर्भुज है क्या? चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? चतुर्भुज को हम कैसे जानेंगे कि ये चतुर्भुज है? इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके क्या गुण हैं, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं ना? तो चतुर्भुज किसको कहते हैं? किसी कहता है ना कि किसी समतल पर 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, हम उसको चतुर्भुज कह सकते हैं। या फिर कहेंगे कि 4 रेखाखंडों द्वारा एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। नहीं, परिभाषा नहीं लिखाएंगे हम, तो लोग चूँकि जान रहे हो शुरू से ये चतुर्भुज, हम चतुर्भुज एक बना देते हैं। ABCD एक चतुर्भुज, ठीक है। इसके कौन कौन से भाग हैं, नहीं वो चीज़ देखेंगे। सो इसमें पहला भाग देखेंगे कि इसमें जो भुजाएं होते हैं वो AB, BC, CD, AD, मैंने कुल मिलाकर के 4 भुजा होता है। चतुर्भुज की भुजाओं को हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट नहीं करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं को स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं। याद है ना, जब त्रिभुज वाला में हिलोन सूत्र वाला में बता रहे थे ना, तो ABC, ठीक है, ठीक है। क्या रेखाखंड है इसमें? AB एक रेखाखंड है ना, रेखाखंड AB, रेखाखंड BC, CD और एक रेखाखंड AD। तो भुजाएं 4 हो गए, ठीक है। और इसमें शीर्ष जो होते हैं ना वो भी 4 होते हैं, A, B, C और D, कुल मिलाकर के 4 शीर्ष, ठीक है। फिर कोण जो होते हैं वो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये भी 4 होता है। इस कोण को कोण ये बोला जाता है। हालांकि इस कोण को बोलने के लिए हमने सीखा था BAD, या तो फिर DAB हम लिख सकते हैं। BAD मतलब ये वाला कोण, बीच में जो शीर्ष आता है वो कोण के रूप में उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये सब चीज़ देखे थे हम लोग, फिर भी यहाँ चलते चलते इसको बता दें। इस कोण का नामकरण हम अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? ABC, चाहे CBA, याद है कि नहीं? ऐसा अगर नहीं अभी तक सीखा है तो सीख लेना, हम तुमको अभी बता देते हैं। ये इसके भाग हो गए, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण। और एक चीज़ जान लो कि चतुर्भुज के, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नहीं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है? यदि बात करें कि इस चतुर्भुज के अगर एक विकर्ण को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो एक विकर्ण को मिलाने पर ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया, ठीक है। वो त्रिभुज कौन कौन सा बना? एक त्रिभुज बना ABC और एक त्रिभुज बना ADC। इन दोनों त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। 8वां में भी पढ़े थे, 9 में भी तुमको 6.5 पर में शायद, नहीं या 6.7 में, ठीक है, उसमें सिद्ध करके दिखाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब इसमें ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, तो कुल मिलाकर के कोण कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएंगे, 360 डिग्री। ये हम लोग देखे थे
8 7 में नहीं, और 8 में इसको दूसरे तरीके से देखे थे कि कोई भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग नहीं, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो हम लोग प्राप्त करते थे वो n-2 इंटू 180 डिग्री n, जहाँ भुजाओं की संख्या नहीं, n जो है वो भुजाओं की संख्या को इंडिकेट करता है। तो इस सूत्र के द्वारा भी अगर तुम इसको अगर करोगे तो 360 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। जैसे देखो ना कि चतुर्भुज में 4 गो भुजा होता है, तो n की जगह पर हम 4 लिख देंगे ना, -2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो 2 गुने 180 = 360। इसी फॉर्मूला से तुम्हारा पंचभुज का निकल जाएगा, षष्ठभुज का निकल जाएगा, सभी बहुभुज आकृतियों का अंतःकोणों का मान निकल जाएगा। याद है कि नहीं? ऐसा तो हम लोग करके देखे थे ना। तो थोड़ा सा तुम्हारे बुक में इस चीज़ को दिखाया गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो उससे नहीं विकर्ण खींच करके दिखाया और दोनों त्रिभुज का अंतःकोणों का योग निकाल करके उसमें दिखाया गया है। बुझे कि नहीं? चतुर्भुज का परिचय के बाद जो है ना थोड़ा हम लोग देख लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ये 4 भुजाओं से घिरी आकृति है ना, वो कितने प्रकार की आकृति हम इसको बना सकते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में देते हैं, एक समलंब चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, दूसरा काइट है। अभी 3 ग्रुप में बांटे हुए हैं। उसके बाद आगे चल करके जो है ना ये समांतर चतुर्भुज जो बन जाता है वो फिर तुम्हारा बन जाएगा एक आयत, ठीक है, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। इन लोगों का सबका हम परिचय करवाएंगे। क्लास 8 में बहुत बढ़िया तरीके से इसको इसी रूप में दिखाया गया है, दिया गया है नहीं। समांतर चतुर्भुज को फिर 3 वर्गों में बांटा गया है, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक है। यही है तुम्हारा क्लासिफिकेशन चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? आकृति के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर हो। समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर हो उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक एक करके सबका गुण हम बता रहे हैं। तुम कहोगे लिखा दीजिए तो हम लिखा भी देंगे, सुनना है तो तुम सुन भी लो शांतिपूर्वक और अपना दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जैसे समलंब चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा समांतर होते हैं ना, तो इसके आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। सम्मुख कोणों में रिलेशन नहीं है। इसके आसन्न कोण ए और डी संपूरक होंगे, लेकिन ए और बी संपूरक नहीं होंगे, क्योंकि कोण ए के साथ बड़ा फिगर करके यहाँ पर बता रहे हैं समलंब चतुर्भुज का ताकि तुमको समझ में आए। हमने ये समलंब चतुर्भुज बनाया, ठीक है ना। अब समलंब चतुर्भुज में ए बी भुजा को सी डी के समांतर हम दिखाया। ए बी भुजा सी डी के समांतर है। अब कोण ए का आसन्न 2 गो कोण है, कोण बी भी है और कोण डी भी है। तो यहाँ पर ए प्लस डी = 180 डिग्री माने संपूरक होता है, लेकिन बी ए और बी नहीं है। क्यों नहीं? पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होता है तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग संपूरक होता है। 6th चैप्टर में देखे थे ना,
तो यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा ये दोनों आपस में समांतर दिखाए हैं, ठीक है। और इसमें एक ये तिर्यक रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा यहाँ भी दिखाई पड़ा। ये कोण और ये कोण जो है वो एक ही ओर के अंतः कोण बनते हैं, और इस चतुर्भुज में आसन कोण भी है, तो संपूरक होगा, ठीक है। यहाँ पर बीसी भुजा और एडी भुजा समांतर नहीं है, तो जब समांतर नहीं है तो ए और बी के बीच संपूरक नहीं बनता है, लेकिन बी और सी के बीच बनता है, क्योंकि ये भी तो एक तिर्यक रेखा अगर इधर से काटेंगे तो होगा, तो यहाँ भी तो एक ही ओर के अंतर कोण बनते हैं, संपूरक होगा, याद रखोगे इसका, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का यही गुण है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि बराबर होते हैं, कोई भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं n इंटू एन माइनस 3/2, ये वाला सूत्र के द्वारा विकर्णों की संख्या, नहीं जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालने का यह सूत्र है, n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री, फिर बोल रहे हैं इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव में अक्सर इस पूछता है। हमारा समलंब चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। समलंब चतुर्भुज में बस यही परिभाषा सुना कि नहीं, क्या सुना कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, नहीं। और समलंब चतुर्भुज के जो समांतर भुजाओं के बीच जो आसन कोण बनता है वो संपूरक होता है, और समांतर भुजाओं के बीच आसन कोण जो बनता है वो संपूरक नहीं होता है, ये हो गया। अब चलेगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का आकृति हम इस प्रकार देख सकते हैं, ए बी सी और ये जी। समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हैं जो कि हमको प्रमेय के रूप में 8.1 प्रमेय से शुरू होता है, वो आगे चल करके और प्रमेय दिया गया है, नहीं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान और समांतर होते हैं, एक गुण हो गया। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान और समांतर होते हैं, एक गुण हुआ। दूसरा गुण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, कोण ए और डी 180 डिग्री मिला करके, ए और बी यहाँ भी 180 डिग्री मिला करके होगा, जिसमें ए और बी मिला करके 180 डिग्री नहीं हुआ था क्योंकि वो दोनों भुजा समांतर नहीं था, बीसी और एडी ने। इसमें बीसी और एडी भी समांतर है, इसलिए ए के आसन कोण बी और ए के आसन कोण डी, बी के आसन कोण ए और सी, सी के आसन कोण डी और बी, और डी के ए और सी, सभी का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, ये वाला तिर्यक रेखा, वही तो चीज कह रहे हैं कि जैसे ए बी और सी डी दोनों समांतर है, इसमें एक ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण डी और ये कोण ये आसन कोण कहलाएगा, संपूरक हुए। फिर इधर से भी एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण भी दोनों आपस में समांतर है, ये रेखा भी रेखा यहाँ पर नहीं, ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, तो यहाँ पर भी आसन कोण जो बनता है वो संपूरक बनता है, वही चीज तुमको कह रहे हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये और सी दोनों समान होगा, नहीं। उसके बाद बी और डी भी समान होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण, चतुर्भुज में दो विकर्ण नहीं, और इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रमेय के रूप में हम पढ़ेंगे और सिद्ध करके दिखाएंगे, जितनी बातों को बता रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है।
चतुर्भुज को उसका एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है और दो विकर्ण चार सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। माने ये सारे त्रिभुज जो है सो सर्वांगसम हो सकते हैं। फिर ये और ये तो दोनों सर्वांगसम होगा और ये तो कन्फर्म सर्वांगसम होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज के गुण। अब एक अलग प्रकार के चतुर्भुज आ गया काइट, पतंग। नहीं, पतंग का चित्र अक्सर हम लोग ऐसा बनाते हैं। ये माने ये और ये भुजा दोनों आपस में समान। माने एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजा समान होते हैं, सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, काइट कहते हैं। ये भुजा और ये भुजा दोनों आसन्न भुजा कहलाया। यहाँ पर फिगर के द्वारा ऐसे बनाओ, ये बी सी और ये डी, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा कहलाता है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है। तो काइट में आसन्न भुजाएं समान होते हैं, सम्मुख भुजा समांतर होता है। अगर नामकरण ए बी सी डी, ठीक है, के रूप में यदि हो तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी और सी डी दोनों बराबर, और ए बी समांतर बी सी और ए डी के समांतर बराबर इसके साथ है, समांतर इसके साथ है, बराबर इसके साथ है, समांतर इसके साथ है, काइट कहलाता है। काइट के विकर्ण जो है ना एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ हम ठीक से चूंकि फिगर नहीं बनाए इसलिए तुमको पता नहीं चलेगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं काइट के। याद रहेगा तुम लोग को। वहां से हम लोग चले आए अब नीचे। समांतर चतुर्भुज को तीन ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। एक है तुम्हारा आयत, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। आयत को फिर हम लोग कैसे जानेंगे, पहचानेंगे? आयत हमारा जो है वो ये बी सी डी, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। आयत के सम्मुख भुजा समान होते हैं और समांतर भी होते हैं। आयत के सम्मुख भुजा समान भी होते हैं और समांतर भी होते हैं। इसके प्रत्येक कोण समान होता है 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण जब समान होता है ना तो आसन कोण संपूरक भी हो गया, सम्मुख कोण समान भी हो गया। तो इसके गुण से इसका गुण मिलता है, इसलिए आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत क्यों नहीं कह सकेंगे? वो इसलिए कि आयत में प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। उसमें कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। एक यही अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। उसके विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब हो सकते हैं तो आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह देंगे, लेकिन जब विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो हम उसको आयत नहीं कहेंगे। याद रखना बात को। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछेगा तुमको, ठीक है। तो ये हो गया आयत, ठीक है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, सिद्ध करके हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। वर्ग जो है शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा समान होता है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो वर्ग को भी हम समांतर चतुर्भुज कर सकते हैं,
लेकिन समांतर चतुर्भुज को वर्ग नहीं कर सकते। क्लियर? सम चतुर्भुज जिसको रोमबस बोलते हैं वो ये वर्ग की तरह इसके भी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा समान होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, जबकि इसका प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होगा, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो मोटा मोटी हमने देखा क्या कि किन चतुर्भुजों के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत और वर्ग। ठीक है, किन चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करता है, आयत और समांतर चतुर्भुज के। किन चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, वर्ग और रोम्बस को। तो जल्दी बोलती है क्या, ना फिर से सुनना चाहोगे? हाँ, किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, किन चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते हैं? तो आयत और समांतर चतुर्भुज के। नहीं, अब किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं? तो वर्ग, समचतुर्भुज और काइक्टिक। ठीक है, याद रह जाएगा ना ये बात? तो इतना तुम्हारा चतुर्भुज के परिचय हो गए। अब यहाँ से अगला जो टॉपिक है वो समांतर चतुर्भुज के गुण को बताते हुए प्रमेय 8.1 आया है। नहीं, तो 8.1 देखेंगे।